गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस और स्टार हाउस के बारे में। देखिए ये तीनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट हाउस क्या है, तो देखिए एक्सपोर्ट हाउस में क्या होता है कि एक रजिस्ट्रेड एक्सपोर्टर होल्डिंग अ वर्ल्ड एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। जो एक्सपोर्टर क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट करता है, तो उसे क्या दे दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ताकि वो एक्सपोर्ट हाउस के रूप में एक उपाधि दे दी जाती है, ताकि वो और एक्सपोर्ट जो करने वाले होते हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर होते हैं, उनको सपोर्ट कर पाए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट हाउस क्या है, एक्सपोर्ट हाउस एक पंजीकृत निर्यातकर्ता के रूप में जाना जा सकता है। यानी क्या जाना जाता है, रजिस्ट्रेड एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको? साथ ही साथ इसे जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है वो कौन देगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इनके द्वारा इसको दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारत में विदेशी व्यापार महानिर्देशालय द्वारा जारी एक वैध एक्सपोर्ट हाउस प्रमाण पत्र होता है, जो कि एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है और वो दूसरे छोटे एक्सपोर्टर होते हैं उनको सपोर्ट कर पाए। साथ ही साथ दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें, ट्रेडिंग हाउस। ट्रेडिंग हाउस क्या होता है? अ ट्रेडिंग हाउस इज एन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड ऑल्सो अ ट्रेड दैट परचेज एंड सेल प्रोडक्ट फॉर अदर बिजनेस। यानी कि ट्रेडिंग हाउस एक निर्यातकर्ता, आयातकर्ता और एक व्यापारी भी हो सकता है, जो अन्य व्यवसायों के लिए उत्पाद खरीदता है और बेचता है। यानी कि हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट हाउस में मोस्टली कौन सा वर्ड आएगा, एक्सपोर्टर के लिए आता है, निर्यातकर्ता के लिए, जबकि ट्रेडिंग हाउस में आपका एक्सपोर्टर भी आता है और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, इंपोर्टर भी आता है, जो कि क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको परचेज और सेल करने का काम करता है। अगर हम एक्सपोर्ट हाउस की और बात करें तो एक्सपोर्ट हाउस क्या है, विदेशी व्यापार नीति पात्रता मानदंड निर्धारित करते समय डबल वेटेज देकर लघु उद्योग और छोटे क्षेत्र और कुटीर क्षेत्र इकाइयों और निर्यातकों को कई ही श्रेणियों में प्रोत्साहित करती हैं। एक्सपोर्ट हाउस को एक जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे, ताकि वो एक मतलब उसको सपोर्ट मिले, उसे एक उपाधि इसलिए दी जाती है ताकि वो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो एक टाइम टू टाइम दूसरे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करें। क्लियर है? साथ ही साथ ट्रेडिंग हाउस भी एक निर्यातकर्ता और आयातकर्ता या एक व्यापारी हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। स्टार ट्रेडिंग हाउस में क्या होता है, स्टार ट्रेडिंग हाउस में 30 करोड़ के जो सालाना, यानी कि कितने 300 करोड़ के जो आपके टर्नओवर होते हैं, एनुअल टर्नओवर की बात की जा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या औद्योगिक घराने होते हैं। ठीक है, 1000 यानी 1000 करोड़ स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग जो है वो डेफिनेशन आपको दे रखी है एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस और स्टार हाउस की। तो ये क्वेश्चन हमें 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन दिस हाउसेस। तो ट्रेडिंग, स्टार और एक्सपोर्ट हाउस उसमें होता है। क्लियर है? जो ट्रेडिंग हाउस रहेगा उसमें आप देखते हैं एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और एक कह सकते हैं कि बिजनेसमैन भी, या ट्रेडिंग जो होते हैं वो तीनों ही शामिल होते हैं। ट्रेडिंग हाउस में क्या है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और ऑल्सो अ ट्रेडर, जो कि क्या करता है, ट्रेडिंग करने का काम करता है। सेल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसे सेल परचेज करने का काम करेगा। जबकि स्टार ट्रेडिंग हाउस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इंडस्ट्रियल हाउस विथ एनुअल टर्नओवर कितना बताया है, 300 करोड़, और अगर 1000 करोड़ अगर उनका होता है तो वो स्टार ट्रेडिंग हाउस के रूप में जाने लगते हैं। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं कि अभी जो है एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट जो स्टार हाउस होता है वो हमने देखा, एक्सपोर्ट हाउस में तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कंटिन्यू एक्सपोर्ट करता है भारत में उसको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। और ट्रेडिंग हाउस में एक्सपोर्टर, इंपोर्टर दोनों ही आते हैं, ट्रेडर भी कह सकते हैं, जो व्यापारी होता है वो भी। और जो आपका कह सकते हैं स्टार हाउस है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और
5 स्टार में उनके लिए अलग अलग अमाउंट होती है। जैसे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस होगा तो उसका 20 करोड़ का क्या होगा टर्नओवर का बताया गया है। इसका जो 2 स्टार हाउस होगा उसका 150 करोड़ है, 3 स्टार का 150 करोड़ और 4 का 2500 करोड़ और जो 5 रहेगा उसका भी जो कह सकते हैं 7500 करोड़ है। तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए 1 स्टार हाउस किसे कहेंगे, 2 स्टार किसे कहते हैं, 3 स्टार हाउस किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के रूप में जानी जाती है। यूएससी अगर मिलियन की बात करें तो अगर आप ये भी याद कर सकते हैं और आप ये जो इंडियन करेंसी है उसके रूप में भी याद कर सकते हैं इसको। क्लियर है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट हाउस। ऑब्जेक्टिव यानी एक्सपोर्ट हाउस का मेन उद्देश्य क्या होता है, उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित आधार पर और सबसे मेन है फेयर प्राइसेस पे यानी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, किसानों को उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे नहीं है कि फार्मर को आप बहुत डाउन वैल्यू पे सेल कर रहे हैं और जो बीच में ब्रोकर होते हैं वही सारा कह सकते हैं कमीशन वगैरह लेते हैं। जो प्राइजेस होती हैं उनमें जो फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, उसको कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करना प्राइस में जो फ्लक्चुएट आती है। उर्वरक और जो कीटनाशक होते हैं उनकी आपूर्ति की व्यवस्था करना ताकि फार्मर्स जो है वो अपने एग्रीकल्चर में ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। साथ ही साथ बफर स्टॉक की खरीद करना, एक साथ ज़्यादा खरीदना, उसका मैनेजमेंट करना और जब भी जहाँ भी आवश्यक हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। साथ ही साथ इसमें जो मेन है ऑब्जेक्टिव वो है आपको एक कह सकते हैं स्टोरेज का फैसिलिटी देना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देना, पैकेजिंग है और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो आप देखते हैं जो सामान होते हैं जो पैकिंग होती है उसमें सपोर्ट करना। तो मेन एक्सपोर्ट हाउस का क्या क्या फंक्शन है कि ये फंक्शन कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिए कैटेगरी हमने वापस यहाँ पे रिपीट किए, परफॉर्मेंस इन रुपीस। आप ये टेबल बनाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है स्टार हाउस के बारे में। तो ये जो स्टार हाउस हैं उनको हमने आप ये जो टेबल बनाते हैं उससे हमारे एग्जाम के जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की मीनिंग बता सकते हैं, 150 करोड़ का परफॉर्मेंस रहेगा, 2 स्टार का बता सकते हैं, ठीक है, 3 स्टार का, 4 स्टार और 5 स्टार की कैटेगरी बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि ये मेन होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि एक्सपोर्ट हाउस जो होता है वो एक स्व घोषणा के आधार पर स्थिति धारकों को एक लाइसेंस, आयात निर्यात सीमा शुल्क निकासी जारी की जाती है। मतलब कि जो भी इनको जो उपाधि दी जाएगी उनकी वजह से इनको कह सकते हैं कि एक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है ताकि उनको बहुत सारे रिबेट भी मिलते हैं जब वो एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। अग्रिम लाइसेंस के लिए मानदंड निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इनको एडवांस में एक क्या दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है प्रायोरिटी के रूप में। विदेशी व्यापार नीति के तहत अग्रिम ईपीसीजी डीएफआईए योजना के तहत बीजी बैंक गारंटी जमा कराने से छूट, यानी कि जो इनको जो ये हाउसेस का जो मिलता है उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बैंक गारंटी और इन सब करने में इनको बहुत ज़्यादा रिबेट मिलती है। बैंक के माध्यम से निर्यात दस्तावेजों के लिए अनिवार्य बातचीत से छूट, जो भी बैंक के पास में जो भी आपके कह सकते हैं एक्सपोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको जमा कराने की इनको रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है, जिनको ये उपाधि दी जाती है एक्सपोर्ट हाउस की। ठीक है। राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उनके दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन के अनुसार 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट और उससे ऊपर के वेयर हाउसेस बनाने की अनुमति भी है। यानी इनको इतना ज़्यादा कह सकते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे इनको इतनी वेयर हाउसेस बनाने की भी परमिशन मिलती है। 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार के जो धारक होते हैं, निर्यात जो एक्सपोर्टर बनते हैं, उनको निम्नलिखित व्यापार समझौते पीटीए यानी मुक्त व्यापार के तहत उपचार के लिए अहता यानी कि प्रायोरिटी मिलती है। भारत से मूल के रूप में अपने निर्मित माल को स्व प्रमाणित करने में सक्षम होंगे और व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि जितने भी
तो ये जो स्टार हाउस होते हैं उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके, सपोर्ट मतलब दूसरे एक्सपोर्टर्स को कर पाएँ, ठीक है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए उन्हें निःशुल्क निर्यात योग्य वस्तुएं के निर्यात की अनुमति, 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा या पिछले 3 लाइसेंस वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति का 2% जो भी अधिक हो वो उनको फैसिलिटी के रूप में मिलती है एक्सपोर्टर को। विभिन्न सरकारी योजना के तहत ऋण तक आसानी पहुंच। तो कह सकते हैं कि मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए उनको क्या दे दिया जाता है, एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि और एक तरह से सर्टिफिकेट इश्यू होता है ताकि वो अपना काम है वो और अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से उनको डिबेट मिलती है जिनको ये उपाधि दी जाती है एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, ठीक है। तो उनके लिए ये रेगुलेशंस होते हैं कि भैया ये नियम आपको मानने हैं तो हम आपको ये फैसिलिटी सरकार है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अलग अलग जो एक्सपोर्ट हाउस है, स्टार हाउस है या आप कह सकते हैं 2 स्टार हाउस है, उनको अलग अलग सर्टिफिकेट इश्यू होती है ताकि वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैसिलिटी का फायदा उठा पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट। अब हम बात करते हैं सेज या स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है उसके बारे में। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में हम बता सकते हैं, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे बिजनेस और व्यापार से संबंधित नियम देश के अन्य भागों से अलग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सेज क्या है जिसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से अलग है और वहाँ पे नियम और जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यवसाय को विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो सेज के अंदर आएंगे उन्हें क्या होगा, स्पेशल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कह सकते हैं उसमें छूट दी जाती है कि आपको ये रूल्स नहीं मानने हैं या आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनके लिए एक अलग से कह सकते हैं राइट्स बनाए जाते हैं कि आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेज स्थापित करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, व्यवसाय के लिए संरचना और परिवेशन का निर्माण करना, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाना जो आप कह सकते हैं कि अगर हम हाथों हाथ बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं जो कम अवधि में तैयार हो सके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, जो जहां व्यवसाय और व्यापार से संबंधित समस्याओं को हल अधिक कुशलता से किया जा सके। सेज का जो एक्ट है वो कौन सा है, 2005 में, ठीक है। सेज में इसके अंदर संचालित इकाइयों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। जो भी कह सकते हैं कि सेज क्या है, एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो इंडस्ट्री जो फर्म्स इसमें आएगी उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो मेन आपको क्या रखना है, याद रखना है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे रूल्स और उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो अदर जो एरिया रहता है उनसे डिफरेंट होती है, उनसे अलग होती है, जो इनको फैसिलिटी दी जाती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका एक्ट क्या है, 2005 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो एक्सपोर्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए 1 अप्रैल 2000 को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की योजना तात्कालिक वाणिज्य मंत्री श्री मूरा सोलिमानन ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2000 के इस नीति के प्रावधानों को जून 2005 में संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विधेयक पास करके वैधानिकता दी गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें फरवरी 2006 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसके नियमों और प्रावधान संबंधी अधिसूचना वो जारी कर दी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो सेज है उसकी नींव रखने में जो है उसमें वाणिज्य मंत्री श्री मूरा सोलिमानन ने ज़्यादा अपनी कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके साथ ही ये संसद में पार्लियामेंट में कब आया, जून 2005 में, और फैब 2006 में वाणिज्य मंत्रालय जो था उन्होंने कॉमर्शियल जो मिनिस्ट्री थे उसमें इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई और लीगल इसको वैधानिकता प्राप्त हो गई। तो सेज आप क्या कह सकते हैं, सेज एक इकोनॉमिक एरिया है जहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधा दी जाती है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। देखिए, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द कंट्री। मेन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचना है वो देश की विकास करना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेज के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। टू रिड्यूस इम्बैलेंस इन फाइनेंस डेवलपमेंट, यानी वित्तीय समस्याओं की जो वित्तीय समस्या है उनमें जो प्रॉब्लम आती है उसको कम करना। टू इम्प्रूव द इंटरनल
इंटरनेशनल ट्रेड एंड गेट फॉरेन करेंसी विद द हेल्प ऑफ सेज। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करना, इम्प्रूवमेंट लाना, साथ ही साथ जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, उससे आप कह सकते हैं फॉरेन करेंसी जो है उसकी किसकी सहायता से, सेज के द्वारा हम ले सकते हैं। जो सेज में इंडस्ट्री जाती है, अगर वो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनको बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे रिबेट मिलते हैं, टैक्स नहीं देना होता है, तो बहुत ज़्यादा एफडीआई होती है भारत में, तो वो एम्प्लॉयमेंट को ग्रोथ करता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक को ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है टू डेवलप द कंट्री थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर सेज के द्वारा हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है, साथ ही साथ जो औद्योगिक होता है उसमें भी वृद्धि होती है। टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको अभी बताया कि सेज क्या इकोनॉमिक जो है ज्योग्राफिकल एक एरिया है, तो यहाँ पे अगर एफडीआई भी होती है तो क्या मिलेगा, उन एफडीआई को बहुत ज़्यादा रिबेट मिलेगी टैक्स के बारे में वगैरह, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। टू गिव द फैसिलिटी टू द इंटरनल ट्रेड एंड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द सेज, ज़्यादा से ज़्यादा आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कंबाइंड होती हैं, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एक सेज से आप देखते हैं कैसे हमारा सारी की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता है अगर सेज के बारे में। ठीक है, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जो है इकोनॉजोन है वो किसी भी देश का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार विकास के लिए चुना जाता है, यानी कि उस एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है। आर्थिक कानून देश के कानूनों से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं फैसिलिटी अलग मिलती है, कानून बिल्कुल उसके लिए लीगल स्टेटस अलग होता है। ठीक है, ये कानून इस तरह से बनाए गए हैं कि लोग वहाँ पे व्यापार, अपनी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। सेज में आप देखते हैं फॉरेन और जो कह सकते हैं इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों ही इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, किए जाते हैं, और देश के भीतर निर्यात को आराम से बेचा जा सकता है। उत्पाद को देश के भीतर निर्यात में भी बेचा जा सकता है। द प्रोडक्ट कैन बी सेंड एक्सपोर्ट और सोल्ड विद द कंट्री, यानी कि कुछ परसेंटेज में हम अपने इंटरनल ट्रेड में भी इसे सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को जो, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन ईपीजेड का भी आ जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन का मतलब क्या होता है, देखिए ईपीजेड या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होता है वो सेज की तरह ही है। जिसके आर्थिक कानून देश के कानूनों से अलग है, लेकिन ये उन निर्माण कंपनियों की मदद के लिए डिजाइन किए गए हैं जो अपने पूरे उत्पाद का निर्यात नहीं कर सकते। ईपीजेड एकमात्र उद्देश्य निर्यात के लिए माल का उत्पादन करना है। वे निर्माण इकाइयों को एक निश्चित अवधि के लिए कर अवकाश दिया जाता है ताकि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। देखिए ईपीजेड भी क्या है, एक सेज की तरह ही है। ठीक है, और ये इसको क्यों सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेशल एक वर्ड देखा होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ई से क्या है, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए इस उद्देश्य में उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सहायता दी जाती है ताकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो लोअर प्राइस में हो पाए और इंटरनेशनल जो मार्केट रहता है उसमें उसको वो कॉम्पिटिटिव कर पाए, यानी कि वो प्रतिस्पर्धा कर पाए। कौन सा, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो, उसकी प्राइस अगर सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, टैक्स से रिबेट मिलेगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना पाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल आप कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ईपीजेड जो था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी हमने बात की। चलिए अब देखते हैं कि ईपीजेड में और सेज में क्या डिफरेंस हो सकता है। सेज आप देखते हैं, सेज क्या होगा, आर मच लार्ज इन जोग्राफिकल साइज देन ईपीजेड। सेज जो होता है वो भौगोलिक आधार में ईपीजेड की तुलना में काफी बड़ा होता है। तो कौन बड़ा है, सेज का पार्ट ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ईपीजेड की तुलना में सेज में कारोबारी का दायरा काफी बड़ा होता है, यानी कि बिजनेस कहाँ पे होगा, बिजनेस भी कहाँ होगा, सेज, यानी सेज में ज्यादा बिजनेस होगा।
ठीक है। सेज सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन ईपीजेड आमतौर पर अल्प विकसित और विकासशील देशों में होता है। जो सेज रहता है वो डेवलप कंट्रीज में माना गया है, जबकि ईपीजेड का जनरली कहाँ होता है, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेज इज कंसिस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टाउनशिप, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल एंड अदर सर्विसेज। बट ईपीजेड आर द किस में रहेगा, मेन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट में। ध्यान रखिएगा, सेज का जो काम रहेगा वो निर्माणी, व्यापार, सेवाओं के लिए खुला है। मेन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और इनके सर्विस के लिए, जबकि ईपीजेड का ध्यान विनिर्माण में अधिक होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सेज के जो फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू ईपीजेड के। सेज में कर लाभ जबकि ईपीजेड की तुलना में अधिक होता है। सेज में जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो ज्यादा है कंपैरिजन टू किसके, ईपीजेड के। तो सेज में कर लाभ ईपीजेड की तुलना में ज्यादा मिलेगा, यानी सेज में टैक्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेज में निर्यात प्रदर्शन की बहुत सीमित जवाबदेही है, जबकि ईपीजेड में कारोबार पर इसका बहुत प्रभाव है, क्योंकि कमी के मामले में दंड और शुल्क वसूली जाती है। देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो सेज रहता है, सेज में बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की, यहाँ कह सकते हैं कि जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, किसमें, सेज में। जबकि ईपीजेड में अगर आप थोड़ी सी भी करते हैं तो आप पे पेनल्टी हो सकती है, आप पे कोई चार्जेस पे लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेज में ज़्यादा कह सकते हैं जोग्राफिकल स्ट्रक्चर से भी बड़ा है। ठीक है, बात करें अगर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर तो है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेज है वो डेवलप कंट्रीज के लिए है, जबकि ईपीजेड है वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मेन है। ठीक है, सेज का जो फंक्शंस हैं वो कंपैरिजन टू ईपीजेड के ज्यादा है। सेज में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आएगा, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स बनाने की सर्विसेज आ सकती हैं, जबकि ईपीजेड है वो सिर्फ और सिर्फ निर्माण ही काम करता है। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ सेज आर मोर, ज्यादा बेनिफिट भी है ईपीजेड के कंपैरिजन में। ठीक है, सेज आप देखते हैं सेज में जो टैक्स बेनिफिट है वो भी ज्यादा है कंपैरिजन टू के ईपीजेड के, और सेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम है ईपीजेड की तुलना में। तो आज जो हमने बात की है वो इम्पॉर्टेंट बात की है किसके बारे में, एक आपके एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में। एक्सपोर्ट हाउस की मीनिंग क्या होती है, स्टार हाउस की मीनिंग क्या होती है, साथ ही साथ हमने बात की थी ट्रेडिंग हाउस क्या होता है, और सेज। ठीक है, सेज के साथ में हमने ईपीजेड की भी बात की थी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो उनके बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।